हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे सेल, जिसमें से हम लोगों ने सेल में काफ़ी चीज़ें जो थी वो कवर कर चुके थे। आज हम सेल में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो होती है वो जनरली होती क्या, उसको समझ लेते हैं हम। डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल। जैसे देखिए, आप जब सेल थ्योरी पढ़े होंगे वहां पे आपने देखा होगा कि कभी भी एक जो नई सेल बनती है, न्यू सेल, वो किससे बनती है भाई? वो ओल्ड सेल से फॉर्म की जाती है। यानी एक कोई भी नई सेल बनेगी जब, तो किससे बनेगी? पुरानी कोशिका से ही बनती है। उसमें लिखा गया था, आपने लिखा होगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये पॉइंट जो था आपने नोट किया होगा किसमें? सेल थ्योरी में। हम लोग पहले ही इस बातें कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नई सेल बनती है तो पुरानी सेल से बनती है। अब हम देखते हैं कि ये जो नई सेल से पुरानी सेल बनने की जो है, ये क्यों जरूरत पड़ती है। रीजन ऑफ डिवीजन यानी कोशिका विभाजन हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि एक सेल जो है वो डिवीजन कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है भाई? ऐसी ऐसी कौन सी जरूरत उसे पड़ गई जो उसे डिवीजन करना पड़ रहा है? तो उसके लिए पहली बातें होती हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीवधारी की जो ग्रोथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर कोई भी हमारी सेल जो है, ये सेल अगर डिवीजन ना करे, माने विभाजित ना हो, तो कभी भी एक सेल से दूसरी सेल बनेगी नहीं। और जब सेल बनेगी नहीं तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई बढ़ने की बात होती है, वो बढ़ेगी नहीं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें एक कोश की यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई? वो एक ऐसी जीवधारी होते हैं जो कि एक ही सेल के द्वारा उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो बनी होती है। अब जब ये एक सेल के द्वारा बनी है तो इसमें क्या होगा भाई? ग्रोथ होगा या ना हो तो होगा क्या? जैसे सेल डिवाइड करेगी, एक सेल बनी, दो सेल बन गई, मान लीजिए दो सेल तो बन गई। अब इसमें क्या है, ये सेल ये अपना खुद का फंक्शन करेगी, ये सेल अपना खुद का फंक्शन करेगी, तो ये एक दूसरे के साथ रहे, पास पास रहे या न रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब समस्या ये है कि जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें क्या है भाई? उनको एक सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए से इतना बड़ा सा जीवधारी उसे बनाना है। अब इतना बड़ा जीवधारी कब बनेगा? सेल हमारी इतनी छोटी सी है। अब ये सेल जब डिवीजन करेगी नहीं तब तक इसमें क्या होगा? कोई भी ग्रोथ जो होगी वो होगी नहीं। कैसे नहीं होगी? मान लीजिए एक सेल इतना बड़ा सा बन गया भाई, अब ये सेल जब डिवाइड करेगी तभी नहीं दूसरी सेल आएगी। फिर अगर दूसरी सेल ऐसे करते हुए वो धीरे धीरे क्या होगी? लेंथ या उसकी ग्रोथ जो होती है वो होगी, वो बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा, ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो दोनों प्रोसेस होती हैं, यानी ग्रोथ की और रिप्रोडक्शन की। अभी आप रिप्रोडक्शन छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, और नहीं पढ़े तो आप क्लास 10th में इसकी थोड़ा डिटेल्स भी करेंगे आपकी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती कैसे है। अभी के लिए आप इतना समझेंगे कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने जैसे किसी जीवधारी को जन्म देते हैं। और ये इसलिए संभव हो जा पाता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारी जो सेल होती है उस सेल में डिवीजन करने की क्षमता होती है। ये चीजें होती हैं। अगली बात हमने क्या देखा कि रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, यानी सेल डिवीजन जो होती है वो इसलिए भी जरूरी होती है कि जितनी पुरानी और डेड या हम कह सकते जो इंजर्ड सेल है उन सेल को रिप्लेस करना होता है, यानी हटाना होता है। उसको समझिए कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि ये मान लीजिए हमारी कोई पुरानी कोशिका थी, ओल्ड सेल थी। अब ये सेल क्या है भाई? ये पुरान मतलब खत्म हो चुकी है, इसको हम कहें इंजर्ड हो गई है, इसमें चोट लग गई है, ये मृत हो कोशिका हो गई है। तो इस कोशिका में हम क्या करेंगे? इस कोशिका को हटाएंगे, क्योंकि भाई इसका कोई काम ही नहीं है। अब वो बॉडी हमारे मतलब इंजर्ड हो गई तो कार्य नहीं कर रही है, तो इसलिए उसको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए, हटाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम बाहर निकाल देंगे या हम इसे पकड़े हाथ से फेंक दिए बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसके बदले आप एक नई सेल ला सकते हैं। तो ये नई सेल कब लाएंगे आप? क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए इसे नष्ट कर दे बॉडी के अंदर ही, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी? जब हम सेल को नष्ट करते जाएंगे, सेल की जो होगी वो कमी पड़ने लगेगी कि एक सेल
हमने फेंक दिया तो एक सेल कम हो गई। ऐसे करेंगे तो हम धीरे धीरे नष्ट कर ले जाएंगे। इसलिए जो ओल्ड या इंजर्ड सेल होती है उसके बदले हम एक नई सेल को लाते हैं। जैसे ये न्यू सेल मान लीजिए है तो इस सेल को हम इसके बदले रख देंगे और ये सेल जो होती है वो नष्ट हो जाएगी। अब फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए दूसरी बात है फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होता है समझना कि गैमेट फॉर्मेशन होता क्या चीज है। गैमेट फॉर्मेशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि आपको समझना चाहिए। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेट मतलब युग्मक। ये गैमेट क्या चीज होती है भाई, आप उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें गैमेट की तो हम देखते हैं जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उस समय हमें गैमेट बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है उसको समझिए। जैसे देखिए हम अभी आप देखे होंगे कि गुणसूत्र जो होते हैं यानी क्रोमोसोम वो दो कंडीशन में आपको दिखाई देते हैं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो गुणसूत्र है ये क्रोमोसोम ये पेयर्ड है। ये कैसे है भाई? पेयर्ड है। और ये कैसे हैं? ये अनपेयर्ड है। यानी जो हमारे गुणसूत्र हैं इन गुणसूत्रों में कोई भी एक के साथ दूसरा जुड़ा नहीं है, लेकिन इनमें क्या है ये सिंगल है और इसमें क्या है एक दूसरा करके उसके साथ जुड़ा है। तो जनरली आप कभी भी जब भी सेल के अंदर देखेंगे तो यही कंडीशन आपको दिखती है। जब भी आप देखेंगे तो एक सामान्य कंडीशन में यही कंडीशन आपको दिखती है। और जब इस कंडीशन में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो हम उस सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं या उसी को हम कहते हैं डिप्लॉयड। इस बात पे आप क्लियर करते चलेंगे। डिप्लॉयड होती है और जो ये कंडीशन उसी को क्या कहते हैं? हेप्लॉयड कहते हैं। देखिए हेप्लॉयड जो होती है उसे हम कहते हैं हिंदी में अगुणित। क्या कहते हैं भी? अगुणित। यानी इसके साथ कोई भी गुणसूत्र मिला नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब इसके साथ कोई एक ऐसी गुणसूत्र थी या उसी जैसा कोई भी गुणसूत्र आकर इसके साथ मिला हुआ है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन होता है ये। देखिए जो जब सेल डिवीजन करने की बातें आती है तो आप देखेंगे इस सेल के अंदर एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम में डीएनए पाई जाती है। आप सभी जानते हैं गुणसूत्र में क्या पाई जाएगी? डीएनए। और डीएनए के पास एक क्षमता होती है कि डीएनए रिप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए क्या कर सकता है भाई? रिप्लिकेशन कर सकता है। रिप्लिकेशन मतलब जैसे आप एक जेरॉक्स की मशीन देखिए, आप पेपर डालते हैं उसी जैसा दूसरा पेपर जैसा है वो हूबहू उसी जैसा एक अलग पेपर कॉपी जो होता है हमें तैयार करके देता है। उसी प्रकार डीएनए भी अपने जैसे एक नए डीएनए को फॉर्म करने की क्षमता रखता है और यही उसका मेन रीजन है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। होता क्या? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि पेयर्ड क्या होते हैं और अनपेयर्ड क्या है, इस बात को समझे। देखिए जब डिप्लॉयड कंडीशन में गुणसूत्र होते हैं हम उसे अधिकांशतः ऐसा ही हम अपने बॉडी में, जैसे मान लीजिए हमारी सेल के अंदर मान लीजिए अभी डिवीजन नहीं करना है तो उस कंडीशन में यही सेल जिस प्रकार से पड़ी होगी वो डिप्लॉयड कंडीशन पड़ी रहती है। जब सेल डिवीजन करनी पड़ती है या आप देखेंगे आगे चल के, अभी इसमें जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल में तो वहाँ पे देखेंगे। अभी थोड़ी बात समझ लेते हैं कि जब हम युग्मक बनाते हैं तो युग्मक बनाने के समय ही हम सिर्फ इस कंडीशन गुणसूत्र को लाते हैं यानी अगुणित अवस्था में, बाकी हमेशा हम द्विगुणित अवस्था में से रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा युग्मक होता है वो अगुणित अवस्था यानी हेप्लॉयड कंडीशन में होती है। यानी युग्मक या गैमीट एक ऐसी सेल होती है जिसमें हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमने क्या कहा कि जो डिप्लॉयड होंगे उसे 2n से दिखाएंगे, तो इसका मतलब जो इसमें हाफ हो रहा है यानी ये द्विगुणित है अगुणित है, यानी हाफ जब होगा तो इसको हम क्या दिखाएंगे? 2n के बदले हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से बात समझिएगा। हमने क्या देखा कि गैमीट जो होते हैं ये एक ऐसी सेल होती है जिसमें गुणसूत्र हेप्लॉयड यानी n की कंडीशन में पाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्र पेयर नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं। इसका रीजन होता क्यों पेयर्ड नहीं होते युग्मक में और बाकी सब सेल में पेयर्ड होते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि गैमीट में युग्मक पेयर्ड नहीं होते यानी अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सभी सेल में उनमें क्या होते हैं? पेयर्ड पाए जाते हैं। जैसे अगर आप जनरली सेल की बात करें तो आप सेल में दो टाइप के सेल देखेंगे। एक सेल होती है कहते हैं सोमैटिक सेल और एक होती है जिसे कहते हैं सेक्स सेल, या हम कह सकते हैं सिंपल सी बात समझिए सेक्स सेल भी कह सकते हैं। सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक यानी दैहिक कोशिकाएं
और एक होती है जो कि हमारी बॉडी में लिंग सेल आप कह सकते हैं, या जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं, उन सेल की हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स होती हैं उन सेल में आप देखेंगे वो वृद्धि करने के लिए से हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इनमें हमेशा द्विगुणित कंडीशन में, या हम कह सकते हैं इनमें जब भी विभाजन होगा तो ये हमेशा द्विगुणित अवस्था में ही गुणसूत्र को प्राप्त करते हैं। बाकी जो सेक्स सेल होते हैं जिनमें युग्मक बनाना होता है, यही ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है यही युग्मक बनाती है। तो जब युग्मक बनाने की बात होती है तो यही क्या करती है, अगुणित अवस्था में गुणसूत्र को प्राप्त करती है। ठीक है ना। अब हम बात करें, अभी जो हमने प्रश्न किया था भाई कि गैमेट क्यों बनते हैं, तो देखिए गैमेट बनने का रीजन सिंपल सा ये होता है कि जैसे हम जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं, तो आप देखें कि जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी तो उस समय आप ये करते हैं, एक मेल होता है, जैसे ये इसका एक दूसरा पार्ट होता है फीमेल, ये आप सभी जानते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होती है। मेल के अंदर से मेल गैमीट आते हैं, ये बातें होती हैं। मेल गैमीट उसको हम क्या कहते हैं भाई, स्पर्म। हम ह्यूमन बॉडी की बात जल्दी करके चलते तो आप काफी समझ लेंगे। और फीमेल के अंदर जो गैमीट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवा या ओवम कहते हैं। अब यही आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनते हैं। क्या बनता है हमारा, जाइगोट। और जाइगोट भी एक बेबी को निर्माण करता है। ठीक, एक बॉडी कह सकते हैं, बेबी कहती जो एक बॉडी का निर्माण करता है। होता क्या चीज है, देखिए अभी हमने कहा ये गैमीट है, तो गैमीट में क्या है कि हमेशा गुणसूत्र कितने आएंगे, यन की कंडीशन में, और इसमें कितने आएंगे, यन की कंडीशन, क्योंकि वो भी गैमीट है और ये भी गैमीट है। तो यन यन जब आएंगे तो कितनी बन जाएगी, 2n। यानी हमने जो कहा था कि एक सेल के अंदर, या हमसे अपनी बॉडी की बात करें जब डिवीजन नहीं कर रहा होता उस समय 2n कंडीशन में गुणसूत्र होना आवश्यक होता है। यानी हमारे जब गुणसूत्र आपस में मिले हमें 2n कंडीशन में गुणसूत्र प्राप्त हो गए। ये बातें हो गई। आगे हम समझते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा ना हुआ होता, गुणसूत्र आधे आधे नहीं आए होते तो होता क्या, वैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र हमारी बॉडी में होते हैं और 46 फीमेल में होगा, तो दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये देखेंगे आप जब मिल जाते हैं आपस में तो कितने हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं। यानी जो हमारा जेनेटिक था, जो हमें गुणसूत्र जितनी संख्या थी अब वो चेंज हो जाती। तो इस चेंजिंग ना होने पाए इसीलिए हम मेल के अंदर से आधे लेते हैं और आधे कहाँ से लेते हैं, फीमेल के अंदर से। तो बाद में क्या हो जाते हैं, आपस में मिल करके 46 गुणसूत्र जो होते वो बना लेते हैं। तो ये होती गैमीट फॉर्मेशन की बातें। अब हम आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो सेल डिवीजन होती है इसमें जनरली दो टाइप से मिलते हैं। एक होती है, हमें कहते हैं कि माइटोसिस होती है, और एक क्या होती है, मियोसिस होती है। हम जनरली माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। अगर आप पेयर्ड और अनपेयर्ड वाली कंडीशन समझेंगे तो बात तुरंत समझ जाएंगे। देखिए माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन एक ऐसी विभाजन होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जैसे हम मान लीजिए अभी हमने बताया कि हमेशा 2n कंडीशन में गुणसूत्र जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोसिस होती है इसमें आप देखेंगे जनरली ये जो सेल नहीं बनेगी, इन सेल के अंदर अपने पैतृक के अपेक्षा जो इनका पेरेंट होगा, इस पेरेंट के समान ही डॉटर सेल में यानी जो पुत्री कोशिका बनी है, इस पुत्री कोशिका में उतने ही गुणसूत्र आते हैं। जैसे इसमें कितने आएंगे 2n, इसमें कितने आएंगे 2n। ठीक है ना, ये बात होती है। हमने क्या देखा कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती पुत्री कोशिकाओं में वो एक पैतृक के समान होती है, यानी 2n था तो 2n ही आएंगे। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी 46 की, तो इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 ही होंगे। ठीक है ना, और इसमें दो ही सेल जो होती है वो बनती है। ठीक, और क्या कंडीशन होती है भाई, ये जनरली आप जब माइटोसिस की बात करें तो ये जनरली सोमैटिक सेल यानी दैहिक गुणसूत्र दैहिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। दैहिक कोशिका मतलब जो हमारी वृद्धि कराती है, इन सब में पाई जाती है। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है भाई, मियोसिस में आप देखेंगे कि जो सेल होती है, जैसे भी बताया गया कि कोई भी सेल होगी उसमें कितने होते हैं गुणसूत्र, जनरली 2n कंडीशन में पाए जाते हैं। तो मियोसिस में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी ये हाफ हो जाती है, यानी n की कंडीशन में आती है, n की सेल में आएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी होती है कि मियोसिस जो होती है वो जनरली होगी कैसे। मियोसिस देखते हैं दो कंडीशन में होती है, एक होती है मियोसिस फर्स्ट होती है और एक होती है मियोसिस सेकेंड होती है। तो जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसमें आप देखेंगे
कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो तो 2n की कंडीशन में आती है। कितनी होती है? 2n की कंडीशन में आती है। और जो मियोसिस सेकेंड होती है यहाँ पे फिर से वो 2n के बदले वो n की कंडीशन में होना स्टार्ट करती है। तो कैसे उसको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें मियोसिस में, तो मियोसिस में आप देखेंगे पहली कंडीशन में क्या होगी, जो गुणसूत्र होते हैं जनरली वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये जब डिवीजन के लिए तैयार होते हैं तो पहले ये रिप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी जो डीएनए हमारा जिस प्रकार से रिप्लिकेशन करता है उसी प्रकार से ये भी क्या करती है, रिप्लिकेशन कर जाती है और एक गुणसूत्र की वजह से दो गुणसूत्रों को बना लेती है। अब स्टार्ट ये करेगी तो यहाँ से पहले एक सेल से दो सेल बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। अब इस प्रकार के बन गई और एक इसमें से ऐसे चली गई। अब कितने गुणसूत्र हो गए हमारे, एक इसमें गया और एक इसमें, नहीं दो सेल जो थी वो बन गई। ये मियोसिस फर्स्ट थी। ये मियोसिस फर्स्ट में जल्दी देखेंगे आप, जो मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन होती है ये माइटोटिक के जैसी होती है, यानी गुणसूत्रों की समान संख्या जाती है। और इसके बाद देखेंगे फिर से जब ये दो सेल बनाएगी और ये दो सेल बनाएगी, अभी कितने बन गए, 4 सेल, यानी इससे हाफ गुणसूत्र बन गए ऐसे, इसमें हाफ आ गए, इसमें हाफ आ गए और इसमें भी, यानी n की कंडीशन में हर एक में चली आई। तो यहाँ पे यही आपको समझना है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो n की कंडीशन में आते हैं। और मियोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कक्षा 9 के लिए वो ये कि यहाँ पे जो सेल होती है वो कितनी बनती है, 4 सेल बनती है और माइटोटिक में 2 ही सेल बनते हैं। ठीक है ना, इतनी बात है। और एक चीज और समझ लेंगे आप, ये तो मान लीजिए बात थी कैसे होती है या मियोसिस किस प्रकार से होती है। अगर आप सेल डिवीजन की बात थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें देखेंगे सेल डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक स्टेप होती है, कहते हैं पहला स्टेप जो होता है सेल डिवीजन का उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा स्टेप होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। ये क्या चीज होती है आप समझ लेंगे। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियन मतलब क्या होता है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी जो हमारा केंद्रक होता है वो पहले सेल, जैसे मान सेल हो गई, इस सेल के अंदर केंद्रक होगा, इस केंद्रक पहले 2 डिवीजन, यानी जैसे नई सेल जब बनने लगेगी तो ये केंद्रक जो होता है वो केंद्रक ही 2 बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है। उसके बाद हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है उस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है ना, हमने क्या देखा, सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। और एक चीज आप समझ लेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होते हैं जो हमने अभी पढ़ा माइटोटिक और मियोसिस में। तो उसमें देखिए माइटोटिक डिवीजन जो होता है, हम थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। और मियोसिस वाले में, मियोसिस में हमने देखा कि ये जनरली जहां पे रिप्रोडक्शन की बात होती है वहां पे डिवीजन होती है। कहां पे, जहां पे हम रिप्रोडक्शन करते हैं वहां पे। क्यों, क्योंकि इनमें आप गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये इसलिए होती है। और माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल मतलब दैहिक वाली जो हमारी बॉडी को ग्रोथ कराती है, इन सब में होती है। ठीक, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम क्रोमोसोम आते हैं, यानी जितने उसके पेरेंट्स में होते हैं उतने आते हैं। और यहाँ क्या होते हैं, यहाँ हाफ होते हैं, कितने आएंगे, यानी आधे गुणसूत्र। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 2n की कंडीशन में आएगी और यहाँ पे n की कंडीशन में ही आती है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और इसमें जो सेल बनते हैं वो 2 सेल बनते हैं और यहाँ पे 4 सेल फॉर्म किए जाते हैं। तो ये कुछ समरीज थी जो कि आपके यहाँ दी गई थी। क्लास 9 के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी डिटेल और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अगली क्लास में आप आगे हायर एजुकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़नी है। इसके लिए जो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो ये चीज़ें होती जाननी कि सेल डिवीजन होती क्या चीज़ है, सेल डिवीजन कितने प्रकार की होती है, और सेल डिवीजन में सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि माइटोसिस में कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती हैं, और मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, वो भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।